अ वेरी गुड डे एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। पिछले एक हफ्ते से आपके साथ मैं नहीं जुड़ सका क्योंकि मुझे वायरल इन्फेक्शन की वजह से गले में कुछ समस्या थी। अब मैं आपके साथ वापस जुड़ने के बाद बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिससे आपकी एंग्जाइटीज़ लगातार जुड़ी रहती हैं, यानी जब आप डायबिटीज़ से डायग्नोज होते हैं उसके मैनेजमेंट के बारे में आपके मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि आप उसको किस तरह से स्वाभाविक रूप से मैनेज करें या आप उसको बहुत ही एग्रेसिव थेरेपी के साथ मैनेज करें। इसमें आपकी जानकारी एक बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन साथ ही साथ आपके फिजिशियंस जो आपकी कंडीशन को देखते हुए एक ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं उस पर भी ये बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन एकेडमिकली इस बात को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा कि यूजुअली कौन सी अप्रोचेस आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अगर हम आज के इस डिस्कशन को सेंसिबल मैनेजमेंट वर्सेस एग्रेसिव मैनेजमेंट के तौर पर देखें तो शायद हमें समझने में आसानी होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एकेडमिक स्टडी की जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2008 में पब्लिश हुई। ये 3 अलग अलग स्टडीज थी। पहली स्टडी थी एकॉर्ड स्टडी, दूसरी एडवांस स्टडी और तीसरी वेटरन्स अफेयर स्टडी। इन तीनों स्टडीज में यूजुअली ये देखा गया कि जब आप ट्रीटमेंट में बहुत ही एग्रेसिव या इंटेंसिव अप्रोच लेते हैं उसके परिणाम कैसे होते हैं बजाय कन्वेंशनल थेरेपी के जिसमें आप एक रीजनेबल ग्लाइसेमिक टारगेट को लेकर चलते हैं। और इस स्टडी में ये देखा गया कि जब भी आप बहुत ही इंटेंसिव मैनेजमेंट करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का तो उसके दुष्परिणाम भी काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें से ऑब्वियसली एक बड़े डेटा में जब उसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखा जाता है तो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डेथ। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में यूजुअली 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में मेटफॉर्मिन और लाइफस्टाइल चेंजेस, ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है डायबिटीज़ को मैनेजमेंट करने का। उसके मुकाबले यदि आप इंटेंसिव ट्रीटमेंट की कैटेगरी को देखें तो उसमें आप इंसुलिन से हाइपरग्लाइसीमिया को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और यदि आप मेडिसिन की बात करें तो सल्फोनिल यूरियाज भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी इंटेंसिव मैनेजमेंट की कैटेगरी में। हम अगर कुछ तथ्यों पर निगाह डालें तो टाइप 1 डायबिटिक्स में ये टाइप 1 डायबिटिक्स का मेंशन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो इंसुलिन थेरेपी के ऊपर पूरी तरह से मैनेज किए जाते हैं। उसमें लगभग 2 से 3% डेथ्स एसोसिएटेड होती थी हाइपोग्लाइसीमिया से, यानी ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बहुत ही अननेचुरली लो लेवल्स का हो जाना और बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी ग्लूकोज की बॉडी में होना, जिसकी वजह से डेथ्स भी अकर हो सकती हैं या लोग कोमा में चले जाते हैं। ये नंबर पिछले 7 से 10 साल में ये देखा जा रहा है, ये नंबर 7 से 10% तक पहुंच चुका है। यानी इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन वाली टाइप 1 डायबिटीज़ में अब ज़्यादा लोगों की डेथ हाइपोग्लाइसीमिया से हो रही है। इसका मतलब है कि या तो लोग बहुत परफेक्शनिज्म के चलते बहुत एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ग्लूकोज का, या फिर उनके टारगेट्स इतने अनरीजनेबली लो हैं कि उनको चेज करते करते उनके इंसुलिन का मैनेजमेंट उनको उस हद तक पुश कर देता है जहां वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन पे आमतौर पर ये यूजुअली देखा जाता है कि कार्डियक अरिथमियाज यानी आपकी धड़कन में असंतुलन लगातार देखा जाता है, और इंसुलिन इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया यानी आप जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है जिसमें हृदय गति में ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से परिवर्तन होना जो आपको पैल्पिटेशन की तरह महसूस हो सकता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। और जैसे ही आप ग्लूकोज को एडमिनिस्टर करते हैं ये टैकीकार्डिया वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। यानी इंसुलिन से टैकीकार्डिया का इंड्यूस होना ये इन एक्सपेरिमेंट्स में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। इन्हीं टैकीकार्डियाज और एरिथमिया से डायरेक्ट कोरिलेशन है कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का, यानी हार्ट अटैक से रिस्क का। और ये संबंध आपस में कोरिलेटेड है बिकॉज ये डायबिटिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। बहुत एग्रेसिव इंसुलिन कंट्रोल की वजह से एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के साथ हमेशा कोरिलेट करता है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एक दूसरे के साथ देखा गया है। इन्हीं 3 स्टडीज के समानांतर एक डैनिश स्टडी भी आई थी जिसमें यह दिखाया गया कि सल्फोनिल यूरिया, उसके इंटरप्रिटेशंस में शामिल है कि सल्फोनिल यूरियास के मुकाबले यदि मेटफॉर्मिन को कंपेयर किया जाए तो सल्फोनिल यूरियास के साथ लगातार
कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग पाया जाता है बजाय उन लोगों के जो कि मेटफॉर्मिन से ट्रीट करते हैं। एग्रेसिव थेरेपीज जैसे सल्फोनिलयूरियाज और इंसुलिन से आमतौर पर 17 से 20 पाउंड तक वेट का औसत इंक्रीज देखा जाता है, यानी अगर आपका वजन बढ़ेगा तो यू आर लाइकली टू बी मोर सिक। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन होने की वजह से ये करता है और सल्फोनिलयूरियाज यूजुअली आपके इंसुलिन के सेक्रेशन को आपके बीटा सेल्स में से बढ़ाते हैं। तो तकरीबन असर आपकी बॉडी में लगभग सिमिलर होता है टाइप 1 के केस में प्योर इंसुलिन की वजह से, और टाइप 2 के केस में आप सल्फोनिलयूरियाज के थ्रू वही काम करते हैं, एक्सेसिव इंसुलिन अपनी बॉडी से रिलीज करवा के। यही बढ़ा हुआ वजन आमतौर पर आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत मददगार साबित नहीं होता है। यूके जनरल प्रैक्टिस रिसर्च डेटाबेस में 7.5% या उससे नीचे का HbA1c बहुत ही मैनेजेबल लेवल माना गया है। कन्वेंशनल थेरेपी में आप एक रियलिस्टिक ग्लाइसेमिक टारगेट के साथ डाइट कंट्रोल, अच्छा न्यूट्रिशन, उसके अलावा एक्सरसाइजिंग ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, आप ब्लड प्रेशर अपना हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, अपने लिपिड्स को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, और उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग को सेसेशन में लेकर आते हैं, यानी आप स्मोकिंग बंद करते हैं और अल्कोहल वगैरह का यूज़ भी अगर आप कंप्लीटली स्टॉप करते हैं, यानी पूरी तरह से उसको रोक देते हैं, तो आप पाते हैं आप बहुत सस्टेन्ड बेनिफिट्स ले पाते हैं और डायबिटीज़ का मैनेजमेंट आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान हो जाता है बजाय बहुत एग्रेसिव थेरेपीज़ लेने के। अब ये निर्णय आपके फिजिशियन और आपके बीच का है कि आप एक नंबर चेजर बनना चाहते हैं या आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं। इन दोनों कंडीशंस में बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी अगर आप एक रियलिस्टिक टारगेट से अपना HbA1c 5.5-6 एक अच्छे लेवल पर मेंटेन करते हैं और एक कंसिस्टेंटली अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, बजाय इसके कि आप उसको 5.5 करें, फिर 5.2 हासिल करने की कोशिश करें और उसके बाद 4.8 ले जाने की कोशिश करें, वो सिर्फ एग्रेसिव थेरेपी से हो सकता है। यानी आप चाहें तो इंसुलिन से अपना HbA1c आप शायद 4 पर भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है ये अंदाज़ा आपको शायद आमतौर पर पता नहीं होगा। आपके फिजिशियंस भी जब ये निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेते हैं और आपके रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। यदि आप एक कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और भरोसा रखें कि आप अगर एक जैसी लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं, तो आप कभी भी इस सिलसिले में उलझने से बचे रहेंगे। आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा सूटेबल है, इसके लिए हमेशा अपने फिजिशियन से बात कीजिए। और यदि आप कमिटेड हैं कि आप अपनी हैबिट्स में सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो अपने फिजिशियन के साथ अपने ट्रीटमेंट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवाइए, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू ऑफर यू मच रीजनेबल ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू अ वेरी एग्रेसिव थेरेपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।